यहाँ पर हमारा एमसी जू बाइबा के सामने उल्टी गिनती गिनते हुए जा रहा होता है कि 3, 2, 1, और उसके पास एकदम आकर खड़ा हो जाता है। बेचारा जू बाइबा एकदम बेचारा, उसकी लगता है कि फट के 4 हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। यहाँ हमारा एमसी की को फॉर्म किए हुए उस मोती के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालकर बोल रहा होता है कि क्या तुम अभी भी कुछ और बोलने की कगार पर हो या इसे फिर से चाहते हो। तो वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं अपना डिवाइन मिरर देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस मन में सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने सोचा था किंशु इसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किंशु ने इतनी आसानी से इसे हरा लिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उसे उसे इतना बुरी तरीके से मारा कि वो अपना मिरर देने के लिए भी तैयार हो गया है। आखिर कैसे कैसे हो सकता है कि 14 सन ऑफ गॉड इतनी आसानी से हार गया। मुझे उम्मीद नहीं है। क्या जो कुछ मैंने सुना वो सब कुछ झूठ था। आखिर सच था क्या। इतने समय तक मैंने सुना हुआ था कि किंशु बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो, मुझे लगा कि वो इन सब सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और सारे भाई इससे बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन ये इन सब में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आखिरकार उसने उसे एक आईना देने के लिए मजबूर कर ही दिया। क्या वाकई में किंशु अकेले ये सब कुछ कर रहा है। क्या वो इतना ताकतवर है। ओहो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इसके बारे में जो कुछ भी सुना सब झूठ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना ताकतवर हो सकता है। आखिर ये कैसे हो सकता है। क्या ये इतने समय तक अपनी ताकत छुपा रहा था, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। क्यों वो मेरे भाई का अत्याचार सह रहा था। आखिर इसने अब तक अपनी ताकत दिखाई क्यों नहीं, अगर वो इतना ताकतवर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं भी एक बेवकूफ़ हूँ। आखिर मैंने किंशु को नीचा दिखाने की कोशिश ही क्यों की। उफ, मुझे उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। ये मैंने क्या किया। वो बाकी सारे सन ऑफ गॉड के सामने वो बहुत ताकतवर है। उसकी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता है। उसने जो कुछ भी किया वो काम कोई भी और सन ऑफ गॉड करने की ताकत नहीं रख सकता। मुझे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था जब वो इस आइलैंड पर आया था और आइलैंड पर आकर कब्जा कर लिया था। मैं भी बेवकूफ़ हूँ। मैंने ये क्या कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सीन शिफ्ट होकर हमें जू बाइबा को दिखाया जाता है, जो कि बैठ जाता है और अपने सर पर ध्यान लगाने लग जाता है, जिससे उसके सर से ना डिवाइन मिरर निकलने लग जाता है और वो कल्टीवेशन कर करके उसे निकाल रहा होता है। सो फाइनली उसके सर से उसका जो डिवाइन मिरर होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से उसका सर इतना मजबूत था। सो हमारा एमसी को तुरंत हाथ में ले लेता है और बोलता है कि ये है डिवाइन मिरर। और वो बेचारा बहुत ज़्यादा थक रहा होता है और हमारा एमसी बोलता है क्या बात है, तुमने आखिरकार बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तुम आज तक इसी डिवाइन मिरर की वजह से न जाने कितने लोगों को अपने सन ऑफ गॉड होने की वजह से और अपनी ताकत की वजह से बेफालतू में सताते थे, उन्हें कर्जा दे करके ज़्यादा ब्याज वसूलते थे, कितना परेशान करते थे। आज जब तुम्हारे पास ये नहीं रह गया है तो आज तुम एक मामूली इंसान बन चुके हो। अब तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। तो आखिरकार ये है सन ऑफ गॉड का डिवाइन मिरर। ये काफ़ी भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें दाव की ताकत हो। वास्तव में ये कोई मामूली चीज़ नहीं लगती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गया, लेकिन कि तुम्हारे शरीर से बाहर कैसे निकला। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे भी शरीर के अंदर हो। तो ये सुनने के बाद से जू बाइबा बोलता है कि अब जब तुमने मेरा डिवाइन मिरर ले लिया है तो कान खुलकर सुनो। ये डिवाइन मिरर तुम्हें दूसरों के खजाने के प्रति लालच पैदा करके देगा और तुम्हें उसके लिए ईर्ष्या भी कराएगा, जिससे तुम्हारे मन में लालच पैदा होगी। अब जब तुम्हारे पास जो वर्तमान ताकत है और मौजूदा चीज़ें हैं वो तुम्हारे बराबर की नहीं हैं। जो जो चीज़ें तुमने हासिल की हैं वो सारी की सारी बहुत अधिक ताकतवर हैं, तुमसे अधिक ताकतवर। इसलिए ज़रा आप सावधान रहना, क्योंकि ताकत जितनी ज़्यादा होगी तुम उतने ज़्यादा खतरे में पड़ते रहोगे, क्योंकि सब लोग तुम्हारे अंदर की पाने वाली चीज़ों को पाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। जाते जाते एक सलाह दे करके जाता हूँ कि अपने पीछे ध्यान रखना, क्योंकि मालूम नहीं कि कितने लोग तुम्हारे पीछे घात लगाए बैठे हुए हों। ये सुनने के बाद हमारा अंशी बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने शरीर से ये आईना निकाला कैसे। तो जू बाइबा रुकता और बोलता है कि दरअसल ये आईना हम सारे सन ऑफ गॉड की पहचान है। इसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जब तक हमारे पास है तब तक सन ऑफ गॉड होने की हमारी ये पहचान जिंदा रहेगी, ना होने पर हम एक मामूली इंसान बन जाएंगे। दरअसल इसके और हमारे बीच में एक विशेष प्रकार का, एक ख़ास तरह का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसे अपने से कनेक्ट करके रखते हैं। ये हमारे शरीर का एक हिस्से की तरह है, चाहे ये तुम्हारे किसी भी जगह पर क्यों ना रखा हो और कहीं पर भी क्यों ना हो, तुम इसे महसूस कर सकती हो कि ये है या फिर नहीं है, और जहाँ चाहो वहाँ तुम इसे बुला सकते हो। यहाँ तक कि तुम इसे दिल से भी महसूस कर सकते हो और अपने शरीर से भी निकाल सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी मन सोचता है कि क्या कितना भी दूर क्यों ना हो हम इसे महसूस कर सकते हैं, तो फिर मैं महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा डिवाइन मिरर कहीं पर है ही नहीं, कि धरती पर कहीं पर भी नहीं है।
आखिर हो क्या रहा है? मेरा डिवाइन मिरर कहाँ चला गया आखिरकार? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके ओरिजिनल बॉडी के ओनर ने उसे कहीं अलग जगह पर छुपा के रखा हो? लेकिन तब भी वो मुझे महसूस तो होना चाहिए। यहाँ पर हमें जू बाइबा को दिखाया जा रहा होता है, जो कि जाते हुए मन सोच रहा होता है, किंशु, धिक्कार है तुम पर। तुमने जो कुछ भी किया, तुमने बहुत बुरा किया। अब तुम एक बात याद रखना कि भले ही तुमने मेरा डिवाइन मिरर ले लिया है और न्यायों का मोती पा लिया है और उसकी वजह से मेरा डिवाइन मिरर भी चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि अब तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से नाराज़ कर दिया है। अब जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा, मैं घात लगाकर तुम पर हमला करूंगा। और तो और, जब मुझे मौका मिलेगा मैं वो न्यायों का मोती भी तुमसे छीन लूँगा। उसी की मदद से तुमने मेरा आईना छीना है ना, लेकिन याद रखना कि तुम वो आईना पा तो गए हो, लेकिन वो तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। तो क्या हुआ कि तुमने मुझसे वो डिवाइन मिरर ले लिया। मेरे पास इस वक्त कोई भी एनर्जी नहीं बच रह गई है, लेकिन तब भी उस आईने का मुझसे बहुत अधिक कांटेक्ट है। वो मेरे शरीर के हिस्से जैसा है, इसीलिए जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम बस इंतज़ार करो, जब तक तुम्हारे पास समय रहेगा तब तक तुम ताकतवर हो, लेकिन एक ना एक दिन मेरा भी आएगा। और अब मैं तुम्हें हराने के लिए किसी भी कीमत पर चला जाऊंगा। और वहाँ से निकल जा रहा होता, जाते हुए मैंने सोच रहा होता है कि एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं तुम पर पीछे से घात लगाकर हमला करूंगा और ज़्यादा समय तक मैं अपना डिवाइन मिरर तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। बस एक बार मैं उसे वापस पा जाऊं। अब मैं सिर्फ तुम्हारा डिवाइन मिरर और तुम्हारा नायुन का मोती नहीं लूँगा, बल्कि बदले में जो कुछ भी मुझे अपमान सहना पड़ा है, उसके बदले में मैं तुम्हारी हड्डियों को राख करके छोड़ूंगा। यहाँ हमारा एमसी उस मिरर को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, तो ये है डिवाइन मिरर जो हर किसी भी सन ऑफ गॉड के पास है, जो उसके डैड की तरफ से मिला हुआ है। वैसे नाइन्थ प्रिंसेस से एक बात बताओ कि तुमने यहाँ पर सारा का सारा तमाशा देखा, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहना इसके बाद से? हाँ, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस बेचारी कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती से इतना परेशानी कि वो समझ में नहीं आता उस बेचारी क्या करे। अब तक तो बेचारी बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कमज़ोर है, लेकिन जब वो समझ गई कि वो इतना ताकतवर है, वो उसे हरा नहीं सकती है, तो बेचारी अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करते हुए चुपचाप बैठी हुई थी, खिसिया रही होती है। यहाँ हमारा एमसी उसे देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि क्या हो गया है? हाँ, क्या तुम बोलने से इनकार कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दोबारा से घुटने टेकना चाहती हो मेरे सामने? कब तक इस तरीके से बैठे रहोगी? ये सुनने के बाद बेचारी शर्म के मारे अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करते हुए बोल रही थी चिल्ला करके कि हाँ हाँ, मेरी गलती थी, मैंने गलत किया है, मैंने तुम्हें गलत समझा है, मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा एमसी उसका मजाक उड़ाते, कुछ काम नहीं, वही बोलता है कि क्या कहा तुमने? अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ज़रा ज़ोर से तो बोलना। यहाँ पर प्रिंसेस बिल्कुल चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी कि हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी, इसीलिए मैं अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान किया करती थी और तंग किया करती थी। मैंने तुम्हारे साथ भी वही किया, मुझे लगा तुम बहुत कमज़ोर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बस मारने के लिए चली आई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को कैद कर लिया। भले ही तुम गलत नहीं थे और मेरा भाई गलत था, लेकिन फिर भी मैंने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नाराज़ किया, मैंने गलत किया है, प्लीज़। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने मुझे इस तरीके से माफ़ी मांग ली है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 3 साल तक मेरा स्लेव बनकर रहना होगा। ये तुम्हारी सज़ा है जो तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि क्या स्लेव? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी गलतियों को भी मान लिया, यहाँ तक कि मैंने तुमसे माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी तुम इस तरीके से बोल रहे हो मैं तुम्हारी स्लेव बन जाऊँ? ये नामुमकिन है। तुम जानते भी हो मैं मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हूँ। मैं इतनी ताकतवर हूँ कि लोग मुझसे रिस्पेक्ट मांगते हैं, यहाँ तक कि वो मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम इस तरीके से बोल रहे हो मुझे क्योंकि तुम मुझसे ताकतवर हो। यहाँ हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद भड़क जैसा बोलता है, बकवास करना बंद करो बेवकूफ़ लड़की, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, क्या हो और तुम्हारी पोजीशन क्या है, समझ में आया ना? मुझे बस एक बात से परवाह है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसीलिए इसके बदले में तुम्हें किसी भी कीमत पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तुम्हें मेरा स्लेव बनना ही होगा। फिर तम डेविली स्माइल में पूछता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ और ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अगर तुमने मुझसे कुछ भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी स्लेव बनना चाहोगी या फिर नहीं? और वो अपने पावर को रिलीज करने लग जाता है और उस पर दबाव डालने लग जाता है। बेचारी प्रिंसेस खिसिया रही होती है और बोल रही होती है कि यू वो एकदम से अपना उदास होते हुए बोलती थी कि ठीक है, मैं तुम्हारी स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ, मैं मान रही हूँ, मैं तुम्हारी स्लेव बन जाऊँगी, जो तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, अब बस करो। वो बेचारी अपना सर झुका लेती क्योंकि जितनी ज़्यादा उसका एटीट्यूड था, आज का सारा अहंकार निपट गया। बेचारी 9th प्रिंसेस जिसकी इतनी इज्जत थी, आज वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती इस तरीके की।
यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि फैंटास्टिक, तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। गुआओशिन, जाओ जाकर के इसके लिए इसके भाई को बुलाकर लेकर के आओ, उस सेवंथ प्रिंस को, और हाँ इसके लिए आइस स्पिरिट बॉल भी लेते आना। ये सुनने के बाद गाओशिन बोलता है कि ओके मास्टर। फिर थोड़ी देर बाद हमें वो इस स्पिरिट बॉल दिखाई जाती है जो कि हमारे प्रिंसेस को मिल गई होती है। हमारी प्रिंसेस सोच रही थी कि वाओ, आइस स्पिरिट बॉल, मैं कब से इसका सपना देख रही थी, इसकी वजह से मैं मटेरियल रेलम से ऊपर उठ करके अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। ये मेरा सपना था, आइस स्पिरिट बॉल, जिससे मैं आइस शील्ड से ऊपर उठ करके मून स्पिरिट पावर तक पहुंच पाऊंगी। आखिरकार ये मेरे हाथ में है, मैंने कब से इसका सपना देखा था। भले ही मुझे मास्टर ली के हाथों से नहीं मिला, उनके नहीं मिल सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किंचू के हाथ में मुझे मिलेगा। वो काफ़ी खुश होते, बोलती कि वाह बहुत खूब बहुत खूब, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली इतने साल के कल्टीवेशन और मेहनत के बाद से मैं अपनी मून स्पिरिट तक पहुंच पाऊंगी और अपना चाइल्ड शील्ड और अपनी बर्फ की स्पिरिट पावर तक को खो करके अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। आखिरकार किंशु का स्लेव बनना काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से। फिर थोड़ा देर बाद से सेवंथ प्रिंस को भी बुला लिया जाता है। सो प्रिंस बोलता है, अरे वाह सिस्टर, तुम आखिरकार आ गई, मुझे मालूम था कि तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आगी। वो रोते हुए बहुत ही खुश होते हुए उसके पास जाता है और बोलता है हमारे एमसी से कि किंशु, अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तुम जानते भी हो कि मेरी बहन कितनी ताकतवर है, तुमने मुझे हिरासत में लेने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कैद करके बंदी बनाओगे। हाँ, अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तुम जानते भी हो मेरी बहन पूरे मून डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मेरी बहन के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक सका है, तो तुम क्या टिक सकोगे, तुम जैसे कचरे जिसके पास कुछ भी नहीं है। मेरी बहन तुमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तुमने मुझ पर जो भी अत्याचार किया है अब देखो उसका बदला मेरी बहन किस तरीके से लेती है, घुटने टेको और माफ़ी मांगो। वो एकदम डेविली स्माइल करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम डर ही गए हैं ना, मुझे मालूम है कि तुम डर गए होगे, अपनी घुटने टेको और माफ़ी मांगो वरना मेरी बहन तुम्हारी बहुत बुरी हालत करेगी। यहाँ पर प्रिंसेस एकदम तेज़ी से बढ़ती है और एक खींच कर लगाती है उसको तमाचा, जिससे वो धड़ाक से दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि सिस्टर क्या हो गया तुम्हें, आखिर तुमने मुझे इस तरीके से थप्पड़ क्यों मारा, क्या हो गया है। यहाँ पर प्रिंसेस एकदम उसके पास आती है और बोलती है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मास्टर को ये सब कुछ बोला। हाँ, तुम जानते भी हो मेरे मास्टर कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से करने की, और आज तक तुमने जो उन्हें परेशान किया है, जितना उन्हें अत्याचार किया है, वो सारा का सारा बदला तुम उससे माफ़ी मांग कर बोलोगे। जल्दी जाओ और तुरंत मेरे मास्टर से माफ़ी मांगो। ये सुनने के बाद बोलता है कि क्या कहा मास्टर, ये तुम क्या कह रही हो। तुरंत उससे हाथ छुड़वाता है और बोलता है कि ये सब कुछ क्या कह रही हो तुम सिस्टर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस पागल गधे को मास्टर बुला रही हो, इस कचड़े को, तुम जानती भी हो इसके पास कुछ भी नहीं, इसने मुझे कैद क्या कर लिया, तुम तो समझने लगी हो कि ये बहुत ताकतवर हो गया है और तुम इसे मास्टर क्यों बुला रही हो, तुम जानती भी हो ये कचरा कुछ भी नहीं है, तुम इसके सामने बहुत ताकतवर हो, जाओ जाकर इसे खत्म कर दो, इसने तुम्हारे भाई को कैद किया, बहुत बुरा किया, अत्याचार किया तो इसने तुम्हारे भाई के साथ, जो कुछ भी किया मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, जाओ जाकर मारो। यहाँ हमारा एमसी खड़े खड़े तमाशा देख रहा होता है कि नाक खोलते हुए, क्या बात है क्या बात है, बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे प्रिंसेस को स्लेव बना करके कुछ बुरा नहीं किया मैंने, काफ़ी अच्छा काम किया, ये तो काफ़ी अच्छी नौकरानी है। यहाँ पर उसे एक और खींच कर लगाती है, वो धड़ाक से दूर जाकर के गिरता है बेचारा। यहाँ पर प्रिंसेस एकदम भड़क जाती है और अपनी स्पिरिचुअल की को फॉर्म करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में इस तरीके से बोलने की, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे मास्टर को कूड़ा कबाड़ा बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की, तुम जानते भी हो इस दुनिया में मेरे मास्टर जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं, वो इस दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है, और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर इस दुनिया में इनसे ज़्यादा ताकतवर और इनसे ज़्यादा महान व्यक्ति कोई नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका इस तरीके से अपमान करने की, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ, उनसे माफ़ी मांगो घुटने टेक करके, वरना तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगी। यहाँ पर प्रिंस बेचारा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बोल रहा होता है गुस्सा होते हुए, चिल्ला करके कि क्या बकवास है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, इतने कम वक्त में ये किंसु जो इतना बेकार और कचरा था, इतना कमज़ोर था, आखिर कुछ ही दिनों में ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, और तुम इस तरीके से आखिर इतने कम दिनों में, कुछ ही दिनों में तुमने आखिर मेरे बहन के साथ क्या किया किंशु, कौन सी दवा खिला दी जो तुम उसकी नौकर बनने के लिए तैयार हो चुकी हो। क्या तुम आज इस बेकार किंशु के लिए तुम अपने भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही हो। हाँ, तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम उस पर इस तरीके से हाथ कैसे उठा सकती हो। इसने जो मेरे साथ किया उसके बदले में तुम्हें इससे लड़ना चाहिए, लेकिन तुम इसकी सर्वेंट बन चुकी हो। और तो और अब क्या तुम अभी भी मेरी बहन हो, वही घमंडी बहन जो मेरे लिए लड़ा करती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि बिल्कुल सही कहा, मैं प्रिंसेस वडोना आज भी 9th प्रिंसेस हूँ,
मून डायनेस्टी की, और मैं जन्म से ही इस दुनिया में आखिरी ऐसी व्यक्ति होंगी जो इतना ज़्यादा एटीट्यूड लेकर चलती है। लेकिन फिर भी मैं अपने एटीट्यूड को साइड में रख करके अपने मास्टर के सामने अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरे मास्टर हैं और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और एक बात वो बोलती है कि और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हें ज़रा सलाह दे देती हूँ कि कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद से मेरे मास्टर की बेइज्जती मत करना। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, और ना मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर सकती हूँ कि तुम मेरे मास्टर से माफ़ी मांग लो और घुटने टेक दो। और एकदम गुस्से में बोलती कि वरना मेरे मास्टर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही सब कुछ करूँगी, तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी, भले ही तुम मेरे भाई क्यों ना हो, लेकिन तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की कोशिश की है। और तो और तुमने उनसे पहले जितनी भी बार उनका बेइज्जती किया है और जितना उनके ऊपर अत्याचार किया, उसके बदले में तुम उनसे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और तुमसे टांगे तोड़कर माफ़ी मंगवाऊंगी। यहाँ पर एकदम चिल्लाने लग जाता है कि तुम क्या कह रही हो, हाँ क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यहाँ पे गाशन बोलता है, हमारा एनसी और गाशन तो तमाशा देख रहे होते हैं और मज़ा ले रहे होते हैं। सो गाशन बोलता है वाह मास्टर, आप तो कमाल के हैं, आखिरकार अपने 9th प्रिंसेस को अपने काबू में कर ही लिया। ये कितना एटीट्यूड रख रही थी, लेकिन ये अब आपके काबू में है और आपकी खूबसूरती से पूरी तरीके से आपके काबू में हो चुकी हैं। यहाँ पर प्रिंस एकदम खिसियाते हुए, गुस्सा होते हुए बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि देखिए मास्टर, आखिरकार इसने माफ़ी मांग ली है। ये सुनने के बाद माना जी बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे माफ़ करता हूँ। तुम मून डायनेस्टी के 9th प्रिंसेस हो और मैं मून डायनेस्टी से झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं माफ़ करता हूँ तुम्हें। 7th प्रिंस, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, अब जाओ जल्दी से यहाँ चलो। यहाँ पर प्रिंस जाने लग जाता है एंड जाते हुए गुस्सा कर रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि किंशु आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे बदल गया, आखिर तुमने मेरी बहन को क्या खिला दिया, इसके अलावा तुमने मेरी बहन को अपना स्लेव बना लिया, उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, आखिर कैसे हो सकता है, तुमने ये सब कुछ क्या किया, मून डायनेस्टी की सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान मेरी बहन, तुमने उसे अपना स्लेव बनाने की हिम्मत कैसे की, तुमने सिर्फ मेरी बहन और मेरी बेइज्जती नहीं की, बल्कि तुमने पूरी की पूरी मून डायनेस्टी की बेइज्जती की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो जा रहा होता है एंड यहाँ पे हमारे ऐसे तारीफ रहता है, बोलता है कि चलो ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब चलो मेरे साथ। सो गौशन पूछता है कि मास्टर कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा एमसी बोलता है कि जेडी झील, आज फेस्टिवल है ना, तो तुम सब लोग भी मेरे साथ चलना चाहोगे क्या। यहाँ पर प्रिंस वहाँ से उड़ते हुए जाता है और अपने राज्य पहुँच जाता है और सारे लोग देखकर बोल रहे होते हैं कि अरे देखो प्रिंस आ गए हैं, कितनी खुशी की बात है ना। सारे लोग आकर ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि प्रिंस मानना पड़ेगा, आपने बहुत मेहनत की होगी ना उसे हराने के लिए और आपने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा होगा। दूसरा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्यों नहीं किया होगा, आखिर उस बेकार घटिया देवपुत्र की इतनी हिम्मत कैसे हुई, हाँ वो 18 सन ऑफ गॉड किंशु, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे मास्टर को, हमारे प्रिंस को अगवा कर लिया। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि प्रिंस एक बात बताइए, 9th प्रिंसेस वडोना कहाँ पर है। सो ये कोई नहीं बल्कि लिन होता है जो कि हमारी प्रिंसेस को पसंद करता है। सो लिन बोलता है कि तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं आई प्रिंसेस, वो कहाँ पर है, वो तो तुम्हें बचाने के लिए गई हुई थी ना। ये सुनने के बाद से प्रिंस बोलता है कि उसका नाम मत लो, उस बेवकूफ़ लड़की का नाम मत लो, उसने पूरे के पूरे मून डायनेस्टी की बेइज्जती की है, उसका नाम भी मत लेना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है जब तुम उसका नाम लेते हो। तो उसने उसका स्लेव बनने की हिम्मत की और उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की अपने भाई को, सिर्फ उस बेकार के इशू के लिए, और उसका स्लेव बनकर के पूरी मून डायनेस्टी की बेइज्जती कर दी। ये सुनने के बाद इन बोलता है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। ये सुनने के बाद प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, दरअसल उस प्रिंसेस ने यानी कि मेरी बहन ने स्लेव बनने का डिसीजन ले लिया है। उस बेकार किंशु 18 सन ऑफ गॉड की स्लेव बन चुकी है वो, उसने अपने साथ साथ पूरे के पूरे मून डायनेस्टी की बेइज्जती की है और मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि उसने मेरी बहन को स्लेव बना लिया है। हाँ, सो लिन बोलता है कि क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। सो ये सुनने के बाद वो बोलता है कि लिन कान खोलकर सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन को बहुत पसंद करते हो और तुम्हारा राज्य बहुत ताकतवर है, इसके अलावा तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, अब हमें उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। लेकिन अब चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं कि मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं इतने कम वक्त में वो इतना ताकतवर कैसे हो गया वो किंशु, और उसने इतने कम वक्त में मेरी बहन के साथ क्या किया कि मेरी बहन जो कि इतना ज़्यादा घमंडी थी कि वो कभी भी किसी से बात तक ढंग से नहीं करती थी, सब लोग देखने के लिए उसे तरस जाते थे, यहाँ तक कि उसने कभी भी किसी का भी स्लेव बनने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन पहली बार
उसने उसने मेरी बहन को स्लेव बना लिया। पता नहीं उसने मेरी बहन को कौन सी दवा खिलाई, लेकिन अब वो उसकी स्लेव बन चुकी है और अब तक वो ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि उस अपने मास्टर के लिए अब वो मेरी जान तक लेने को भी तैयार है। यहाँ पर लिन मनु सोच रहा होगा कि धिक्कार है किंशु, तुमने ये ठीक नहीं किया है, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे स्लेव बनाने की हिम्मत की। मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस वलोना बहुत ताकतवर है, बहुत ही महान है और बहुत ही पवित्र है। वो इतनी घमंडी है कि कभी भी किसी की नौकरानी बन ही नहीं सकती है। ज़रूर उस किंशु ने कोई ना कोई जादू टोना किया होगा, कुछ ना कुछ जादू किया, तब ऐसा हो सकता है। सोच सोच कर गुस्सा हो रहा होता है कि हमारे एमसी ने कोई ना कोई जादू किया होता है उस पर, प्रिंसेस पर। तो प्रिंस बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ज़रूर उसने कोई ना कोई जादू किया होगा, तभी ऐसा है, वरना मेरी बहन कभी भी किसी की भी स्लेव बनने के लिए कभी तैयार नहीं सकती है। इसीलिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा उसे बचाने का। यहाँ पर प्रिंस उसे शांत करता है और बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है सब कुछ। अब जब मैंने तुम्हें इसके बारे में बता ही दिया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बहन के बारे में कुछ ना कुछ सोचोगे और उसका ख्याल रखना कि वो किंशु उसके साथ कुछ गलत ना कर पाए। तो लिन बोलता है कि क्या आप मेरे सामने ये बात कह रहे हैं? हाँ ठीक है, अगर आप मुझे ये बात कह रहे हैं तो मैं इससे निपटने के लिए अपने साम्राज्य में उपस्थित सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान को लेकर के आऊँगा, और हाँ, मैं ड्रैगन एलिफेंट को भी लेकर के आऊँगा जिससे मैं उसे बर्बाद कर दूँ। तो प्रिंस बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर तुम उसे लेके आना चाहते हो तो एंशियन गेट में जाना बेकार रहेगा, क्योंकि एंशियन गेट जब मैं निकल रहा था तब मैंने कुछ समय पहले ही सुना हुआ था कि जेडी झील जाने वाला है किंशु, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस ग्रैंड फेस्टिवल में हम जैसे राजाओं को भी आने की अनुमति है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम जैसे राजा के लिए कोई ना कोई स्थान रहता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर फेस्टिवल में कई तरह के लोग आएंगे, उनमें से एक जब किंशु भी होगा तो मेरे ख्याल से हम वहीं पर उसे बहुत बुरी तरीके से कुचलेंगे, और जब हम उसे बहुत बुरी तरीके से कुचलेंगे तो सोचो कितना अच्छा रहेगा, और मेरी बहन शायद अपने आप उससे बाहर हो जाए और उसके कब्जे से छूट जाएगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, लिन बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, जाकर तैयारी करता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है गुआन और हमारे एंशी को शिफ्ट होकर, जहाँ पे गुआन बोल रहा होता है कि ये देखिए मास्टर, ये है जेडी झील जो सामने है। सो बाइशू बोलती है अरे ये क्या है? हाँ ये तो कुछ भी खास नहीं है, मैंने तो इसके बारे में कितना कुछ सुना हुआ था, लेकिन तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रही है। ये तो एक बहुत बड़ी बस झील है मेरी उम्मीद के मुकाबले, हैं, और कुछ भी नहीं है, और ये तो मेरे पीछे के तालाब से भी ज़्यादा सुंदर नहीं है, बकवास लग रही है एकदम। तो गुआन बोलता है कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए लेडी, क्योंकि आप नहीं जानती हैं कि जेडी झील कितनी ताकतवर है। आज से हज़ारों साल पहले जो जेडी झील हुआ करती थी वो आसमान में तैरती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो नीचे गिर गई। और हाँ, इसने एक महान सम्राट को भी जन्म दिया है। कुछ समय पहले जेडी झील के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो नीचे गिर गई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ये राज सिर्फ जेडी झील के लोगों को ही पता है। इसके अलावा जेडी झील का पानी कोई मामूली पानी नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ एक बहुत ही पवित्र जल होता है। इससे कई सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पानी में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि खास तौर पर वो जो बीच में आपको आइलैंड दिख रहा है ना जेडी झील के बीच में, वो तालाब, वो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कुंड है, बहुत ही खास तरह का द्वीप है ये, जिसके अंदर एक जड़ रहित पानी है जो इतना ताकतवर है कि किसी भी इंसान को ना केवल ठीक कर सकता है बल्कि इसकी स्पिरिचुअल पावर को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। मैंने तो सुना हुआ है कि उसे सौभाग्य का पानी कहते हैं, जो किसी भी इंसान को बहुत ताकतवर बना सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ख्याल से सन ऑफ गॉड के लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही वहाँ जाने का। उन्होंने किस तरह की तैयारी की होगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो पानी वो निकालने वाले हैं, है ना? क्योंकि सन ऑफ गॉड बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो इसीलिए वो उस पानी को उनके लिए एक बार तो ज़रूर निकालेंगे और उन्हें थोड़ा बहुत देंगे भी शायद तक। ये बात सुनकर के हमारे एमसी को ट्रिगर्ड होता है, जहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट होता है और बोलता है कि आपके लिए एक नया मिशन है। आपको इस आइलैंड के पूल पर जाना होगा और वहाँ पर साइन इन करना होगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि रूटलेस पूल पर जाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे और साइन इन करने के लिए, इसके बाद ये मिशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद अनस सोचता है कि बहुत खूब, मुझे वैसे भी एक मौका चाहिए ही था ताकि किसी भी तरीके से मैं अपना एक नया रिवॉर्ड हासिल कर सकूं, क्योंकि पुराने जितने भी रिवॉर्ड्स थे, तरीक़ों से मैंने हासिल करने की कोशिश की थी, वो सारे के सारे मैंने कोशिश करके देख चुका हूं, लेकिन अब उनमें बहुत खास रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन अब जब मुझे इतना अच्छा मौका मिला तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। वैसे भी इसमें इस बार टाइम भी लिमिट दी हुई है कि कितने टाइम तक मुझे करना है। वो आसमान से सबको देख रहा होता है और तुरंत नीचे उतरता है। सो गुआन बोलता है कि वाओ मास्टर, यहाँ तो काफ़ी सारे सन ऑफ गॉड आए हुए हैं और काफ़ी सारे महान लोग भी आए हुए हैं।
पुराने देश से भी लोग आए हुए हैं, देखिए ना कितनी शक्तिशाली हस्तियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किम को और जुआन को, जहाँ पे किम बोल रहा होता है कि एंशियंट गेट के 7th सन ऑफ गॉड को मैं ग्रीट करता हूँ जुआन। और यहाँ पे दूसरा बोलता है कि मैं 11th गॉड, लेकिन जुआन तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ पर लेडी सेंट आती है और बोलती है कि मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ, 7th प्रिंस सन ऑफ गॉड और 11th सन ऑफ गॉड। आप लोगों के लिए मैं ग्रीट करती हूँ और आप इधर आइए। आप लोगों के लिए रूम खास तरह से इस तरह तैयार किया गया है। यहाँ पर हमारा जुआन मन सोच रहा होता है कि मैंने पहले जब कुछ समय पहले एशियन गेट में लेडी सेंट को बुलाया हुआ था और वहाँ पर एक फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन तब मैं उन्हें कुछ भी कह नहीं पाया था क्योंकि मुझे उन्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना था। वो एशियन गेट पर आई तो थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि किंशु ने, उस कूड़े कबाड़ी ने मेरा सारा का सारा प्लान बेकार कर दिया था। हाँ, और मैं सन ऑफ गॉड होने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया था और अंत में वो बेचारी लेडी सेंट वापस भी चली गई हैं। लेकिन अब जब मुझे मौका मिला ही है और अब जब लेडी सेंट ने मुझे यहाँ पर बुलाया हुआ है तो अब मैं बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करूँगा ताकि भविष्य में वो मुझे किसी भी तरीके से अपना मना ले और मुझे जेडी हिल का समर्थन मिल जाए। अगर मुझे जेडी हिल का समर्थन मिल जाता है और मैं बहुत ताकतवर हो सकता हूँ और शायद ज़रूर होने पर वो मेरी मदद भी ज़रूर करेंगी। तो यहाँ पर किम देख रहा होता है जुआन को, जो ही कुछ सोच रहा होता है। तो जुआन बोलता है कि अच्छा, तो अब ये फिर से कोई नई चाल चल रहा है, चलो देखते हैं कि अभी क्या करने वाला है। जुआन तुरंत लेडी सेंट के पास जाता है और बोलता है कि रुकी लेडी सेंट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो लेडी सेंट बोलती है कि हाँ बोलिए। तो जुआन बोलता है कि लेडी सेंट, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ कि आप पर्सनली हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वेलकम करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और हाँ, आपकी जो 5 बाइबलें मिल चुकी हैं ना, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। और मैं आपके लिए ख़ास तौर पर एक गिफ्ट भी लेकर के आया हुआ हूँ। पिछली बार जब आप आई थी तो मैं आपका वेलकम ढंग से नहीं कर पाया था, इसीलिए हमारे एमसी की नज़र पड़ जाती है लेडी सेंट पर। तो सन से हवा की तेज स्पीड की तरह उसके पास जाता है। जुआन को तो एकदम खबर भी नहीं होती और जाकर हमारा एमसी तुरंत जाकर उसके गला लग जाता है और बोलता है लिली किंगर, वाओ तुम फिर से यहाँ पर। जुआन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिकॉज पहली बार बुलाया तो कुछ नहीं हो सका, दूसरी बार बुलाया तो भी हमारे एमसी ने टांग अड़ा दी। सो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उससे। यहाँ पर हमारा एमसी उसकी बिल्कुल एकदम चिपकाई हुआ होता है, लेडी सेंट को ज़्यादा शर्म आ रही होती है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी उसे बोले जाता है वाह लेडी किंगर, तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो। जुआन बिल्कुल भी खुश नहीं, एकदम गुस्सा आ रहा होता है उसे कि यू बास्टर्ड। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अरे लिटिल किंगर, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो थोड़ी मोटी हो गई हो, क्या खाने लगी इस टाइम पे। जिसने वो तो बोलती कि क्या मैं मोटी हो गई हूँ, क्या कह रहे हो तुम। यहाँ पर हमारे बोलते हैं कि उसका हाथ पकड़ता हुआ लेके जाने लग जाता है, बोलता है कि अच्छा चलो मुझे बताओ आखिर ऐसी क्या बात है, जेडी झील में ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से तुम्हारा ऊपरी हिस्सा इतना मोटा होता चला जा रहा है। यानी कि वो उसकी तरबूजों की बात कर रहा होता है। यहाँ पर जुआन को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में अपना ही बॉक्स तोड़े जा रहा होता है और हमारे एमसी को चिल्लाने लग जाता है कि किंशु बहुत हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुमने फिर से लेडी सेंट के साथ इस तरह की घटिया हरकत की, उन्हें अगवा करने की कोशिश की। कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? पहली बार जब मैंने बुलाया हुआ था तब भी तुम उन्हें लेके चले गए थे और इस बार फिर से जब मैंने उन्हें बुलाया तब तुम फिर से मेरे आए हुए मौके को छीन रहे हो। वो तुरंत रुक जाते हैं और हमारा एमसी बोलता है कि लिटिल किंगर, मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रूटलेस पूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। मुझे यकीन है कि वो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है, तो क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो, क्योंकि मुझे उसे जानना है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा सकती हूँ 18 सन ऑफ गॉड, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए जाना है, तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, मुझे जाना होगा, मेरे पास समय नहीं है। तो ये सुनने के बाद नैन्सी बोलता है कि क्या कहा, लोगों की तुम्हें सेवा करनी है, मैं भी तो एक मेहमान ही हूँ ना। तो फिर जब तुम दूसरों के प्रति अपनी रिस्पेक्ट शो कर रही हो तो मैं भी तो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हो ना। क्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गेस्ट नहीं हूँ? यहाँ पे जुआन की बात सुनने नहीं जा रही तो जुआन एकदम चिल्लाता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। किंशु, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी है, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी सेंट को इस तरीके से लेकर जाने की? पहली बार जब मैंने बुलाया हुआ था उन्हें तब भी मुझे मौका नहीं मिला था और अब जब दोबारा मुझे मौका मिला तब तुम उन्हें लेकर जा रहे हो। तुम आखिर बार बार लेडी सेंट से इस तरीके से इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट क्यों बनाना चाहते हो? आखिर तुम्हारा रीज़न क्या है? क्या तुम लेडी सेंट से फ़ायदा उठाना चाहते हो? हाँ, तुम यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। सो वहाँ पर आ जाता है हमारा चालाक किम, जो कि बोलता है कि शांत हो जाओ सब लोग। हाँ,
इस तरीके से हंगामा नहीं कर सकते हैं। और 18 सन ऑफ गॉड, आपको ये बात माननी चाहिए कि आप यहाँ पर एशियन गेट के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए आपको अपने आप पर संयम रखना चाहिए, इस तरीके से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। तो हमारा एमसी बोलता है कि अरे क्या बात है, 7 सन ऑफ गॉड, तुम भी यहाँ पर आए हुए हो, अरे वाह, तुम अपनी झूठी मुस्कान को भी साथ में लेकर के आए हुए हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। और मन सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये इंसान कुछ खास अच्छा नहीं है, मगर जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ये काफ़ी बेकार दिख रहा था। मैंने इसके बारे में सुना है कि पूरे एशियन गेट पर ये काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। मैंने इसके बारे में जितना सुना है उस हिसाब से देख करके तो नहीं लगता है, क्योंकि शक्ल से ही लग रहा है कि बहुत चालाक है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जेडी झील में ये भी आना चाहेगा। खैर, जो 2 लोग लगता है कंपटीशन में जीते थे वो शायद यही 2 लोग थे। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जुआन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ हमारा एमसी बोल रहा होता है कि हाय, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही नीली कलर की रोशनी दिखलाई जाती है, जिसे सब लोग बोल रहे होते हैं कि अरे ये क्या है, लगता है सेंट किरण आ रहे हैं। तभी वो आसमान से हरी कलर की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पर गिरती है और सारा सारा एरिया धुआं धुआं हो रहा होता है। वो एक बॉल का रूप ले रही होती है और धीरे धीरे वो बॉल एक धुएं के रूप में परिवर्तित हो रहा होता है। सो उसमें से एक व्यक्ति निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा होता है। सो लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेंट किरण भी यहाँ पर आए होंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ताकतवर है ना। मैंने सुना हुआ है कि लोग बहुत ही ताकतवर हैं। मैंने सुना हुआ है कि वो अल्ट्रा पावर वाले हैं और कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वो सन ऑफ गॉड के जितने ताकतवर हैं। वो सेंट किरण यंग जनरेशन के बहुत बड़े लीडर हैं और उनके पास बहुत ताकत है। मैंने सुना है कि उनके पास बहुत स्पिरिचुअल पावर है और तो और वो बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा सम्मान व्यक्ति हैं। इस बार जेडी झील में उन्होंने भी भाग लेने का हिम्मत की है। हेवन के 3 यंग लीडर में से एक सेंट किरण है जो कि टॉप लेवल पर हैं। वो सेंट किरण तुरंत वहाँ से जाता है और जाकर के लेडी सेंट के पास आता है और बोलता है कि लिटिल किंगर। इस तरीके से उसका नाम लेने की वजह से ना हमारे एमसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो लेडी सेंट को पसंद करता है। तो हमारे एमसी सोच रहा होता है कितना बेशरम है ये सेंट होने के लायक भी नहीं है। मेरी लिटिल किंगर को इस तरीके से नाम बोल रहा है लिटिल। यहाँ पर लेडी सेंट जाती है और बोलती है कि मैं आपको ग्रीट करती हूँ। हमारे एमसी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बोल रहा होता है जल्दी भाग जा कमीने, भाग यहाँ से। तभी वहाँ पर लेडी सेंट बोलती है कि मैं आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, क्योंकि अब जब सब लोग यहाँ पर हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये है एशियन गेट के रिप्रेजेंटेटिव 18 सन ऑफ गॉड, 7 सन ऑफ गॉड और 11 सन ऑफ गॉड। तो ये सुनने के बाद से लिटिल किंगर बोलता है कि खैर मुझे इनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किंगर वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, फिलहाल मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर आ जाना। इस तरीके से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद से 3 के तीनों का अलग अलग रिएक्शन होता है। किम तो बिल्कुल काम डाउन होता है, उसे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है इंसान है। लेकिन जुआन वो चालाक नहीं है। तो मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है कि महान सेंट किरण, इन्होंने शायद मेरी आंखों में ढंग से देखा नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा नम्र थे, उन्होंने मेरी अहमियत यही की। कितना बदतमीज़ आदमी है ये, समझ में नहीं आता इस आदमी को क्या। सो हमारा एमसी उसे बड़ी अजीब तरीके की निगाहों से देख रहा होता है और वो मन सोच रहा होता है साला कमीना उसे इस तरीके से देख रहा था। यहाँ पर वो बोले जा रहा है किम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सो बताता है किम कि दरअसल जो ये सेंट किरण है ये प्रोटोस का एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का एक लीडर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इन लोगों ने कभी भी इंसानों को अपनी बराबर समझा ही नहीं। इंसान की कितना भी बड़ा कल्टीवेट क्यों ना कर ले, वो हमेशा उसे नीचे नज़र से देखते हैं। अब क्योंकि हम सन ऑफ गॉड हैं और भले ही हम उनके ताकतवर क्यों ना हो उतने बराबर, लेकिन फिर भी वो हमें नीचे नज़र से देखता है और हमें कुछ भी नहीं समझता है। खैर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर मेरे ख्याल से लगता है कि ये फेस्टिवल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसा इसका रवैया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। हमारा एमसी जाने लग जाता है और बोल रहा होता है कि बाइजू कहाँ पर गई है। हाँ, अभी अभी तो यहीं पर थी, पलक झपकते कहाँ गायब हो गई है। तो गुआन बोलता है कि मुझे नहीं पता है, शायद वो नीचे चली गई है। अभी थोड़ी देर पहले वो यहीं पर थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सेंट किरण यहाँ पर नहीं आए हुए थे। जैसे ही सेंट किरण यहाँ पर आए वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, थोड़ी देर पहले ही। हाँ, बहुत अजीब है, सेंट किरण के आने के बाद वो गायब क्यों हो गई है, पता नहीं, वो कुछ अजीब सी लड़की है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि लेडी सेंट, आपकी माँ आपको बुला रही है।
सो लेडी सेंट बोलती है कि 18 सन ऑफ गॉड मुझे जाना होगा, मेरी माँ मुझे बुला रही है, ठीक है मैं आपको फिर कभी और रूटलेस पूल पर लेके जाऊंगी। सो हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, काम पर जाओ काम पर जाओ। वैसे भी हम लोगों की फीलिंग्स इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि थोड़े समय दूर रहने पर हम लोग अलग अलग हो जाएं, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलते आता रहूँगा, ठीक है इसलिए मैं तुमसे फिर बाद में मिलूंगा, बाय बाय बेबी। ये सुनने के बाद लेडी सेंट को बहुत शर्म आ रही होती है, बेचारी कुछ नहीं बोल रही होती क्योंकि उसे इतना उसे पसंद आ गया हमारा एमसी लगता है। तो वो तुरंत भागते भागते जाने लग जाती है। हमारा एमसी बोलता है कि बाय 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 बाय। तभी हमारा एमसी बोलता है कि गुआन एक बात ध्यान से सुनो कि ढूंढो उस बाजू को, मैं जा रहा हूँ रूटलेस पुल पर, बाजू को ढूंढो कि वो कहाँ गई है इस वक्त, मुझे पता नहीं है लेकिन उस लड़की का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और अस्थिर है पूरी तरीके से, कभी भी गुस्सा कर सकती है, देखो कहीं यहाँ पर खड़ी होकर कोई परेशानी न खड़ी कर दे, इसलिए उससे जाकर रोको। सो बोलता है कि ओके मास्टर। तभी वहाँ पर कोई बोलता है कि सन ऑफ गॉड किंशु अकेला है पूरी तरीके से और रूटलेस पूल पर अकेले ही निकल पड़ा है वहाँ जाने के लिए, तो क्या अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। सो ये कोई और नहीं होता बल्कि जुआन की एक सर्वेंट होती है। सो जुआन बोलता है कि क्या सब कुछ तैयार है। सो बोलती है कि हाँ मास्टर बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए 7 स्टार कील है ये, इसे किसी भी इंसान को फॉरबिडन मैजिक से एक तरीके से अपने कंट्रोल में करके कुछ भी कराया जा सकता है। आप जब 18 सन ऑफ गॉड के सामने इन कील्स का उपयोग करेंगे और उन पर पूरी तरीके से अपना काबू पा लेंगे, तब उन पर फॉरबिडन मैजिक का यूज़ करने के बाद से हम कुछ भी करके उनके शरीर से सन स्पिरिट को बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद उस सन स्पिरिट को हम आपके अंदर डाल देंगे। ये सन स्पिरिट आपके अंदर आते ही आपके पास सन स्पिरिट की ताकत आ जाएगी, आपके पास सोलर डिवाइन बॉडी और इसके अलावा किंशु की सबसे ज़्यादा ताकतवर सन लाइटनिंग पावर भी आपके अंदर आ जाएगी, जिससे आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और सन स्पिरिट का मुकाबला तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए मास्टर, अब समय आ गया है कि अब आपके पास भी सन स्पिरिट हो और आपका सम्राट बनने का जो रास्ता है वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये सुनने के बाद से जुआन बोलता है कि हाँ ठीक है चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं, देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। सो यहाँ पे हमारा एमसी आता है फॉरबिडन मैजिक की तरफ रूटलेस पूल के पास और आकर सीढ़ियों पास खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या यही है रूटलेस पूल, मैं यहाँ पर पहुँच गया। तभी वो देखता है कि आसपास पानी से उसमें ना एक बहुत ही बड़ा बैरियर खड़ा किया गया होता है जो उसकी रक्षा कर रहा होता है ताकि वहाँ पर कोई भी ना जा सके। सो हमारा एमसी उस पर पाँव रखता है, तो जितने भी नीले कलर के पानी होते हैं वो सब लाल होने लग जाते हैं सडनली और हमारे एमसी को सडनली एक ही तरीके से दूर फेंक देते हैं। सो हमारा एमसी दूर जाकर एकदम रुकता है और बोलता है कि अच्छा तो सिर्फ इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं है। मैं जानता हूँ कि जेडी हिल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के सन स्पिरिट वाटर स्पिरिट यहाँ की रक्षा कर रही है, इसलिए जब तक ये बैरियर है तब तक मैं अंदर नहीं हटा सकता हूँ। कोई भी इंसान अगर यहाँ अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये उसे पीछे ज़रूर हटा देंगी। वाकई में ये सन स्पिरिट बहुत ताकतवर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूटलेस पुल पर इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान पर भी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान पर कोई सुरक्षा नहीं होगी। मुझे लगा शायद ये नॉर्मल होगा, लेकिन अब पता चला यहाँ पर कितना बड़ा मैजिक किया गया है। यहाँ पर वाटर स्पिरिट से बैरियर बनाया गया है और क्योंकि ये वाटर स्पिरिट किसी भी इंसान को दूर भगा सकती हैं और तो और मेरे पास सन स्पिरिट है, इसलिए ये मेरा विरोध कर रही हैं। ज़बरदस्ती अंदर यहाँ पर घुसने की अगर कोई कोशिश करता है तो ये वाटर स्पिरिट उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगी। और हमारा एमसी बता रहा होता है अब क्योंकि मेरे पास सन स्पिरिट की ताकत है सो मैं वाटर से तो दूर रह ही नहीं सकता हूँ। अगर इसके अंदर जाने की कोशिश की तो ये वाटर स्पिरिट मुझे पूरी तरीके से निकल जाएंगी। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने साइन इन कर लिया है, आपने टाइम पर अपना साइन इन पूरा कर लिया है और आपको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड भी मिला हुआ है। अब आपके पास फॉरबिडन सुप्रीम बॉडी है, इसकी वजह से आप किसी भी इंसान के फॉरबिडन मैजिक को ना केवल ख़त्म कर सकते हैं बल्कि इसकी वजह से अब आप पर दुनिया का कोई भी फॉरबिडन मैजिक काम नहीं करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपने एक नई और तकनीक को भी हासिल किया है जो है एलिफेंट पावर, जिससे आप कुछ भी धराशायी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी को स्पिरिट पावर मिल रही होती है और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि क्या कहा, सुप्रीम फॉरबिडन बॉडी, मैंने साइन इन कर लिया, तो क्या मेरा शेड बदल रहा है सन स्पिरिट के बाद से? मेरे पास तो पहले सन स्पिरिट की बॉडी थी ना, तो अब क्या हुआ? लेकिन मेरे शेड में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हालांकि जेडी झील जैसे इतनी पवित्र स्थान पर फॉरबिडन मैजिक और फॉरबिडन शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से मना है, इसकी अनुमति यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि पुराने राजा भी जो हुआ करते थे वो भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे क्योंकि इससे इस पवित्र स्थान पे अपवित्रता आ जाती है और इसके अलावा यहाँ पर आप पर फॉरबिडन मैजिक भी काम करने लग जाता है, इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास सुपर फॉरबिडन बॉडी है तो अब मेरे ऊपर किसी भी तरीके का फॉरबिडन मैजिक काम नहीं करेगा। तभी उसके पास एक बुक आती जिससे वो बोलता है कि अरे ये क्या है, ड्रैगन एलिफेंट को ख़त्म करने की ताकत, ये तो ड्रैगन एलिफेंट को क्रिएट करने की ताकत है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बोलता है कि आपने एक
न्यू रिवॉर्ड हासिल किया है, ड्रैगन एलिफेंट। अब आप अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खास तरह का ड्रैगन क्रिएट कर सकते हैं। इस ड्रैगन की वजह से अब आप इस दुनिया में बहुत अधिक ताकत का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रैगन एलिफेंट इतना ताकतवर है कि अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे पहाड़ को भी एक ही बार में पूरी तरीके से धराशायी कर सकते हैं। और अगर इस ड्रैगन एलिफेंट की वजह से आपने किसी पर हमला कर दिया तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से ही मर जाएगा, उसके पास उम्मीद नहीं रह जाएगी खड़े होने की। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है तो ये है कल्टीवेशन की एनर्जी, तो मुझे ये न्यू टेक्निक मिली हुई है, तो आखिर इसका इस्तेमाल मैं करूँगा कैसे? तो क्या ये किताब इसे शमन करने की ताकत देता है? यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि चलो ठीक है, तो अब जब मुझे ये ताकत मिली गई है और ये बॉडी मिल गई है तो चलो इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। मैं फॉरबिडन बॉडी का तो टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मगर हाँ ड्रैगन एलिफेंट की ताकत का ज़रूर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो ज़मीन की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो इस ज़मीन पर ही ट्राई करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन काफ़ी खास तरह से बनी हुई है। जेडी झील की ये ज़मीन टूटना इतना आसान बात नहीं है। तभी वो बोलता है कि ड्रैगन एलिफेंट की पावर, जिससे ड्रैगन एलिफेंट की पावर उस पर रिलीज होने लग जाती है, सो आसपास का जो ज़मीन होती है पूरी तरीके से टूट जाती है। इसे हमारे ऐसे देखने के बाद एकदम शौक रहता है, बोलता है कि क्या, तो ये है ड्रैगन एलिफेंट की पावर, वाह ये तो बहुत ही कमाल की है। इतनी ताकतवर ज़मीन जिसे कोई भी तोड़ने में कामयाब नहीं रहता वो भी टूट गई है। मैंने सुना हुआ है कि ये कोई मामूली ज़मीन नहीं है, बल्कि कठोर और काले पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ पर इसे तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन तब भी इसकी ताकत से टूट गई। चलो कम से कम ये ताकत कुछ काम की तो है। मुझे ये ताकत काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तभी हमारा एमसी एकदम सरप्राइज होता है और पीछे देखता है, सो सडनली हमारे एमसी पर कोई पीछे से हमला कर देता है, क्योंकि सारे के सारे भाई अब हमारे एमसी से बदला लेने के लिए तैयार खड़े ही हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था कि अपने पीछे ध्यान रखना, क्योंकि अब सब कोई पीछे से हमला करेगा, सामने से कोई नहीं बताएगा। कभी भी हमारे एमसी पर घात लगाकर उसे मारने की कोशिश करेगा। और ये बात जू बाइबा और बाकी सारे भाई पहले ही बोल कर गए थे। तो हमारे एमसी पर पीछे से किसी ने हमला किया होता है, तो हमारा एमसी जरक से दीवार पर गिरता है और बिल्कुल एकदम जैसे बेहोश ही हो जाता है। तो ये कोई और नहीं थे बल्कि जुआन होता है, जो कि हमारे एमसी पर पीछे से घात लगा करके उसकी सन स्पिरिट की पावर को लेना चाहता है। सो वो बोलता है कि कचरा अभी भी कचरा ही है, सचमुच में हाँ मानना पड़ेगा। एक देवता होने के बाद भी मैंने इसे पहले भी कहा हुआ था कि अब हर कोई तुम पीछे से हमला करेगा, और वैसे भी हर किसी की ताकत पाने के लिए जितने भी भाई है सब पीछे से ही हमला करते हैं ना, तो इसे अपने गार्ड नहीं डाउन करने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद भी हाँ ये इतनी आसानी से हार गया, क्योंकि इसने अपने गार्ड डाउन करके रखे हुए थे। इससे लगता है कि बहुत ताकतवर है, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहता है। वो उसे देख रहा होता है। तभी उसकी जो सर्वेंट होती है वो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की है, हाँ एक ही बार में। निश्चित रूप से तुम बहुत ज़्यादा परेशानियों खड़ी करते रहते हो ना, अब तुम दोबारा परेशानियों कभी नहीं खड़ी कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूंगी। तो मास्टर अब हम शुरू करते हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर से सन स्पिरिट की एनर्जी को निकालकर आपके अंदर डालेंगे और सारी की सारी समस्या एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ती, हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ता है। सो एकदम शौक रहती है कि क्या ये अभी भी होश में है। हमारा एमसी उसे अपनी तरफ खींचता और एक लात मारता है, जिससे वो जाकर धड़ाक से दूर जाकर गिरती है। जुआन देखे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि यू पास्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुमने उसे इस तरीके से मारा। हमारा एमसी उस पिन को निकालता और बोलता है कि मानना पड़ेगा जुआन, तुम तो काफ़ी हिम्मत वाले हो, तुमने मुझसे पीछे से हमला किया। हाँ तुम वाकई में सन ऑफ गॉड होने के लायक नहीं हो, तुमने सन ऑफ गॉड की बेइज्जती की है। तुम्हें अगर हमला करना है तो सामने से करती। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस दुनिया में तुम जैसे घटिया और छोटी छोटी तरकीबें निकालने वाले इंसान भी रहते हैं जो इतने बेकार हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके की फॉरबिडन मैजिक मुझ पर काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तभी वो लड़की बोलती है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, 7 स्टार कील इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर कील है। ये बहुत ज़्यादा महंगी और फॉरबिडन मैजिक से भरी हुई है। इसकी वजह से किसी भी इंसान को एक ही बार में अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, और तो और ये किसी भी तरीके के शरीर को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे मास्टर ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति लगा करके इसे खरीदा हो और तुम्हारी सन स्पिरिट को ये पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं कर सका हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सन स्पिरिट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि ये कील काम नहीं कर रही है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? हमारा अंशी बोलता है कि क्या, तो तुम इस कील का इस्तेमाल करके मेरा जादू लेना चाहते थे? तुम मेरी सन स्पिरिट को चुराना चाहते थे? सचमुच में तुम कितने घटिया हो। खैर तुम्हारे इस घटियापन की वजह से मुझे एक अच्छी चीज़ मिली है, अब मैं इसे रख लूँगा ताकि बाद में मेरे काम आ सके। वो उसे रख लेता है सचमुच में। हमारा एमसी मन सोचता है कि मुझे अभी अभी सिस्टम से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर फॉरबिडन बॉडी मिली हुई है, जिसका मैं टेस्ट नहीं कर पाया था। फाइनली तुम्हारी वजह से कम मैं टेस्ट तो कर पाया। मुझे थैंकफुल होना चाहिए इस फॉरबिडन बॉडी का, जिसकी वजह से इस दुनिया का कोई भी फॉरबिडन मैजिक मुझ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पे तभी हमारे एमसी के ऊपर एक और अटैक होता है, लेकिन उसका फॉरबिडन बॉडी का शरीर जो है ना वो उसके सील्ड के रूप में काम कर ले जाता है और हमारा एमसी उसे बच नहीं पाता है। जुआन मन सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि बहुत खूब, ऐसे मुश्किल वक्त में भी इस 7 स्टार कील की
फॉरबिडन मैजिक को मेरे फॉरबिडन बॉडी ने रोकने में मदद की, इसके अलावा मेरी जान भी बचाई। वाकई में ये बहुत ही मजबूत शरीर है। यहाँ पे जुआन बोल रहा होता है, लानत है किंशु, तुमने मेरी 7 स्टार कील को भी रख लिया, वो मुझे वापस दो। आखिर तुम उससे बच कैसे गए, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ हमारा अंशी बोलता है कि क्यों, आखिर मैं तुम्हें क्यों वापस दूँ जुआन? हाँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ इस बार, कि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, तुम उसके बाद से यहाँ से बचकर वापस कैसे जा पाओगे, और तुम मुझे अब क्या जवाब देने वाले, क्योंकि अब तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं जिंदा तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? और तुमने जिस कील से मुझे मारने की कोशिश की, तुम वो कील भी मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, वापस मांग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दूंगा? मैं बेवकूफ़ हूँ? यहाँ पर जुआन बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं? आखिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करने लगा भला? हाँ, क्या तुम्हें ये बात मैंने पहले नहीं बताई थी कि तुम्हें अपने पीछे ध्यान देना चाहिए? हर वक्त तुम पर कोई ना कोई धोखे से हमला करेगा, क्योंकि हम देवपुत्र हैं और इस अनुसार हम आपस में राजगद्दी के लिए लड़ते रहते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी किसी वक्त एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा पहला प्रयास वैसे भी व्यर्थ हो चुका है, इसलिए अब मैं खुद तुम्हें हमला करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे? मैं तुमसे बहुत शक्तिशाली हूँ, भले ही तुमने मुझे उस वक्त क्यों ना हरा लिया हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे अभी नहीं हरा सकते हो। मेरे पास कई सारी टेक्निक हैं। भले ही तुमने सन स्पिरिट को कल्टीवेट किया हो, लेकिन फिर भी तुम सन स्पिरिट के लायक नहीं हो। बस मेरी बात एक बार मानो और तुम मुझे वो सन स्पिरिट की ताकत दे दो, और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूंगा कि तुम खड़े तक नहीं हो सकोगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी सर्वेंट को, जो कि बोल रही होती है कि मास्टर, इस कचरे के लिए आपको खुद आने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं खुद ही खत्म कर दूंगी। वो बहुत तेजी से उड़ती है और हमारे एमसी के ऊपर बढ़ने लग जाती है और बोलती है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे खुद मार डालूंगी। हमारा एमसी खड़ा होता है और अपने हाथ में की को फॉर्म करता है उस नायन की मोती के साथ, और बोलता है कि थंड पाम। लेकिन वो उसके अटैच को डॉज कर लेती है, अटैक को, और बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस बेकार से स्किल के साथ मुझे मार पाओगे? तभी हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल की को फिर से फॉर्म करता है और बोलता है कि डिवाइन बीस्ट शमन। तभी उसके सामने एकदम बहुत ही बिजली टाइप की आने लग जाती है, इससे वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है। तभी वो रुकती है और वापस से डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि वो जितनी भी की होती है वो सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट का रूप ले लेती है और उसके निकलने के लिए चली जाती है। तो वो बोल रही होती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन तभी वो उसे पूरा का पूरा निकल जाता है वो स्पिरिचुअल बीस्ट, जिसे वो अंदर पेट में डाले होता है। सो वो बोल रही होती है वो सर्वेंट कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये आखिर किस तरीके की टेक्निक है? लेकिन ये किसी भी तरीके की सही, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, मैं इसे बड़ी ही आसानी से तोड़ सकती हूँ। वो उसे तोड़कर बाहर आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से हरा सकते हो? तुम जैसे एक बेकार खच्चर जिसके पास कोई भी कुछ भी नहीं है, हाँ, तुम मुझे हरा पाओगी? कभी नहीं। तभी वो एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि सामने से हमारे एमसी ने एलिफेंट पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, जिसमें बोल रहा होता है कि एलिफेंट टेक्निक अपनी स्पेशल किसी उसे जो नई टेक्निक मिली ना उसका इस्तेमाल करा होता है उसे मारने के लिए, जिसे वो एकदम शॉक रहती है और खड़ी रह जाती है। हमारा एमसी उसे एक लात मारता है और बोल रही होती है कि मास्टर मुझे बचाइए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, धड़ाक से जाकर ज़मीन में गिरती है। थोड़ी देर तक धुआं होता है, हमारा एमसी उसे कुछ नहीं बोल रहा होता, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एकदम मरी हुई पड़ी हुई होती है और वो लड़की हमारे एमसी के एक ही वार से बिल्कुल बेहोश हो चुकी होती है, लगभग मर ही चुकी होती है। सो जुआन बोलता है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने इसे मार दिया, आखिर वो कैसे मर सकती है? लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, वो सर्वेंट तो मर चुकी होती है। इससे जुआन बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और बोलता है कि किंशु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे 2 सर्वेंट को मार दिया। पहले तुमने झांग कुआंग को मारा और अब तुमने मेरी पर्सनल सर्वेंट को भी मार डाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने आज जो कुछ किया बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा एनसी बोलता है कि मैंने क्या गलत किया? मैंने तो तुम्हारे हिसाब से ही काम किया। तुम ही तो कह रहे थे ना कि देवताओं के पुत्र को किसी भी कीमत पर एक दूसरे को मार करके आगे बढ़ना होता है। तो सीधी सी बात है, मैंने भी यही सब कुछ किया। और वैसे भी झांग कुआंग को मैंने नहीं मारा है, बल्कि उसने खुद ही जहर की दवा खाकर के आत्महत्या कर ली थी। मुझे इसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि कितना बेवकूफ़ था वो तुम्हारा नौकर, तुमने उसे भेजा हुआ था। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था जुआन को और बोल रहा था कि बकवास बहस करना बंद करो। अपनी की को फॉर्म करता है और एक तलवार को सामान कर लेता है और बोलता है कि तुम बस इंतजार करो, अब तो मेरी तलवार से नहीं बच पाओगे। तुम जानते हो ये तलवार कौन सी है, बहुत ताकतवर है। हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम बताओगे तो मैं ज़रूर जान जाऊंगा। सो वो बोलता है कि ये तलवार बहुत ही ताकतवर तलवार है। मैं इस तलवार के बारे में अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो ये एक ड्रैगन स्वॉर्ड है जो इस दुनिया में बहुत ताकतवर है और मेरे ख्याल से मुझे इसे तुम्हें मार करके समझाना चाहिए। ये तलवार का नाम है लांगवान। ये इस दुनिया में ड्रैगन के अंदर हज़ारों साल तक पड़ी बड़ी है और इसके साथ इसके ड्रैगन के अंदर की शक्तियाँ हैं। दिन रात इसने ड्रैगन का खून पिया, उसकी ऊर्जा को खाया और उसके बाद ये तलवार इतनी ताकतवर बनी है। इसके अलावा जब ड्रैगन युद्ध में मारा गया
तब ये तलवार उसके शरीर से बाहर निकल आई है। लेकिन जिस समय ड्रैगन मरा, इस तलवार ने उसके अंदर की जितनी भी ऊर्जा थी वो सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर लिया और अपने अंदर समा लिया, और ये तलवार एक ड्रैगन स्वॉर्ड बन चुकी थी। इसके बाद इसने आसपास के जितने भी जानवर थे सबको लड़ने के लिए बोला और अपने अंदर एक ड्रैगन की शक्तियों को इकट्ठा कर लिया। इसलिए तब से इसका नाम ड्रैगन स्वॉर्ड पड़ चुका है और ये डुआन परिवार की सबसे बड़ा और सबसे पवित्र खजाना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इसके हाथ से मरने वाले हो। अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, भाड़ में जाओ बेवकूफ। वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है और वाकई में उस तलवार की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हमारा एमसी भी सह नहीं पा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तलवार सचमुच में एक बहुत ही अनमोल खजाना है, मानना पड़ेगा। इस तलवार की ऊर्जा और इतनी शक्ति ज़्यादा है कि मैं इसे सह भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर वो एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है जुआन, और बोल रहा होता है कि तुम क्या इसे चकमा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये तलवार बहुत ताकतवर है। ये ड्रैगन स्वॉर्ड है, इसे संभाल पाना किसी की बस की बात नहीं है। वो आसपास कई सारी स्वॉर्डों को समन कर लेता है और हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। हमारा एमसी बेचारा उसकी एनर्जी को सह नहीं पा रहा होता है। सारी की सारी तलवारें हमारे एमसी पर एक ही बार में अटैक कर देती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारा एमसी उसे डॉज करता है और बोल रहा होता है कि ये क्या है आखिर। और मन सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, ये कितनी ताकतवर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई चीज़ इसके पास इतनी ताकतवर हो सकती है। सारी की सारी तलवारें हमारे एमसी के पीछे पड़ जाती हैं और हमारा एमसी बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुआन अपनी की को फॉर्म करने लग जाता है उस तलवार के साथ और बोलता है कि क्या लगता है तुम्हें किंशु कि तुम इस तरीके से मुझसे बच पाओगे? हाँ, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भले ही कितना भी क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे 3 हमलों तक को डॉच नहीं कर पाओगे। तुम उससे पहले ही मार जाओगे। अब बच करके दिखाओ मेरी फुल पावर को। यहाँ पर वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी उसे डॉज भी नहीं कर पाता होता, धड़ाक से जाकर के दीवार में गिरता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता उसे। यहाँ पर जुआन बोलता है कि अगर तुम अच्छी तरीके से एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह होते तो शायद तक तुम्हारी ये हालत ना होती, लेकिन आज तुम्हें इस तरीके से मरना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा हुआ था कि मुझसे पंगा मत लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी वो नीचे उतरता है। जुआन हमारे एमसी के पास आता है और बोलता है कि लेकिन क्योंकि तुम जैसे कूड़े कबाड़े और बेकार ने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करने की हिम्मत की है, इसीलिए अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगर तुम मेरी बात मान जाते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। यहाँ हमारा एमसी हंसता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा सचमुच में हो सकता है? ये सब तो मेरी चाल थी, ये सब मैं तुम्हें अब तक दिखाने के लिए करा था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। जुआन एकदम शौक रहता है, बोलते कि क्या ये तुम क्या कर रहे हो? तभी हमारा एमसी न्यायोन की मोती को निकालता है और बोलता है कि अब तक तुम्हारी बारी थी, तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब बारी मेरी है। अब देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी फुल पावर को। जुआन बोलता है कि ओह नो, ये तो न्यायोन का मोती है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि इसके पास ये भी है। तभी हमारा एमसी उस पर अपनी की से फॉर्म करता है न्यायोन के मोती के साथ, जिसे वो डॉच नहीं कर पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून निकल आता है, लेकिन गिरते गिरते भी वो खुद को संभाल लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तब भी उसके मुंह से खून निकल ही आता है। यहाँ पर वो बोलता है कि किंशु, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। मैं भूल ही गया था कि तुम्हारे पास न्यायोन का मोती भी है और तुमने उसे मास्टर वू से हासिल किया हुआ है अपने मेहनत से, लेकिन इसकी आक्रामक शक्ति, इसके हमला करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। मैं तक इसे सह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आखिर इसे इस्तेमाल करने की मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आई? इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर लगती है, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आई? और अगर तुमने इसका इस्तेमाल कर ही लिया है तो आखिरकार तुमने इसके अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी वो सब खत्म कर दी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन फिर भी तुमने इसे इतनी बुरी तरीके से खर्च कर दिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अब तुम्हारे पास हमला करने के लिए कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं रह गई है, अब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कितनी बुरी मौत दूंगा। तैयार हो जाओ किंशु, भाड़ में जाओ, अब किसी भी कीमत में तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी वो एकदम शौक रहता है, क्योंकि हमारा एमसी फिर से उस पर एक बहुत ही भयानक अटैक करता है, जिसे वो डॉच नहीं कर पाता है। और हमारा एमसी बोलता है कि बक बक बकवास जब देखो तब करते रहते हो, लड़ाई के बीच में ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम मेरी पूरी ताकत को देखोगे। और वो अपनी की को फॉर्म किए हुए होता है और यहाँ जुआन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। वो एकदम धुआं वहाँ पर से हटता है। तो जुआन बोलता है कि किंशु, अब तुमने हद पार कर दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। न्यायोन की मोती की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी तुमने ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसमें स्पिरिचुअल पावर बची हुई है। आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कहाँ से मिली? हमारा एमसी उसके पास से आता है और उड़ने लग जाता है और बोलता है कि एक बात कान खोलकर सुनो कि मेरे पास स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आई, मैं कितना ताकतवर हूँ और मैं क्यों हूँ, ये सब कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है।
मायने रखती है तो सिर्फ एक चीज़ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अगर अब तुम मुझे ज़िंदगी बचाना चाहते हो मेरे हाथ से, तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? भले ही तुमने मुझे मौका नहीं दिया ज़िंदगी बचाने का, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो चलो बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? यहाँ पर जुआन बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे, क्योंकि ये जेडी झील है और यहाँ पर कोई भी किसी को भी इस तरीके से नहीं मार सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना तुम जेडी झील के नियम को तोड़ दोगे। हमारा एमसी उस पर एक बार और अटैक करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे कुछ नहीं दिया तो, तुमने मुझे मौका नहीं दिया था और तुम मुझे सीधा मारने आ गए थे, लेकिन मैं तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ ना ज़िंदगी बचाने का, इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाओ। भले ही तुम अपने वादे पर नहीं टिक रहे हो, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे पर टिका रहूँगा और मैं अपनी बातों का पालन भी करूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा अगर तुम मुझे दे देते हो कुछ तो। यहाँ पर जुआन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रैगन शॉट देने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ प्लीज़, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर हमारा एमसी उस ड्रैगन शॉट को देखता है और तुरंत उसे अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बदले में इस ड्रैगन शॉट को ले लेता हूँ। ये कुछ खास तो नहीं है, मगर फिर भी कम से कम आज के समय में इस तरीके के हथियार मिलना कोई मामूली चीज़ नहीं है। वाकई में ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है और एक पवित्र ताकत है इसके अंदर। मैं इसे ले लूँगा और बदले में तुम्हारी ज़िंदगी भी बख्श दूंगा। वो उस तलवार को मिला लेता है अपने न्यायों के मोती में और यहाँ जुआन बोल रहा होता है कि किंशु, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बात याद रखना कि आज भले तुमने मेरे साथ कुछ भी कर लिया हो, मेरी स्पिरिचुअल पावर के साथ वो तलवार को भी तुमने मुझे ले लिया हो, मुझे इस तरीके से हरा दिया हो, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुमसे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को छीन लूंगा और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और उस न्यायों की मोती की ताकत खत्म हो जाएगी। तब तुम इस तलवार को अपने पास नहीं रख पाओगे और मैं इसे वापस तुमसे छीन लूंगा। तुम इसे कब तक होल्ड कर पाओगे मैं भी देखता हूँ, क्योंकि अब सारे के सारे लोग तुम पर घात लगाए बैठे हुए हैं। मैं जा रहा हूँ और एक न एक समय बाद वो सब तुम पर हमला करेंगे। तुम्हारे पास जितनी चीज़ें हैं उनके बदले में तुम्हारी जान तो ज़रूर जाएगी। हमारा एमसी उसे रुकने के लिए बोलता है और एकदम डेविल स्माइल में बोलता है कि अभी कुछ भी ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे तुम्हारा आईना चाहिए। ये सुनने को तो बोलते कि कहाँ आईना? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आईना क्यों दूँ? हाँ, तुमने कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी बख्श दोगे अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूँ, तो वो तलवार मैंने तुम्हें दे दी है ज़िंदगी के बदले में, तो फिर अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारे नियम कि किसी की भी हम जान ले सकते हैं राजगद्दी पाने के लिए? और क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा डिवाइन मिरर है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी ताकत है जो मुझे चाहिए। अगर मैंने तुम्हें आज खत्म नहीं किया तो कल तुम मुझ पर हमला करोगे। और क्या मतलब है इससे तुम्हारा? हाँ, कि यही पता चलता है कि तुम अभी मुझे धोखा देना चाहते हो। वो उस न्यायों के मोती में फिर से अपनी की को फॉर्म करने लगा था और बोलता है कि लगता है तुम अब तक पर्याप्त मार नहीं खाए हुए हो। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, वो आईना मुझे दोगे या नहीं? बेचारा वो एकदम डरा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी उस पर एकदम से हमला कर देता है, जिससे वो बच नहीं पाता है। थोड़ी देर तक धुआं रहता है, धुआं से बड़ी मुश्किल से वो हटता है और हाँ खांस रहा होता है, क्योंकि उसके पास हिम्मत ही नहीं होती है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है कि किंशु, मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। एक बात याद रखना, आज भले ही मैं कमज़ोर हूँ और तुमने मुझे हरा लिया, लेकिन एक न एक टाइम बाद मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा। हमारा एमसी उतना कुछ बोलता उससे पहले ही वो उड़ता है हमारे एमसी को मारने के लिए। हमारा एमसी हंसता है और वो खिसिया जाकर हमारे एमसी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी हमारा एमसी एलिफेंट टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देखने के बाद जुआन एकदम हैरान रहता है। हमारा एमसी उसे एक लात मारता है जिससे वो धड़ाक से ज़मीन पर गिरता है, उसके मुँह से खून निकल आता है। वो उसे बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है, उठने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ड्रैगन पाम की टेक्निक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके बाद भी उसने उसे सह लिया, तो वो काफ़ी ताकतवर है। उसकी सर्वेंट तो एक ही बार में मर चुकी थी। हमारा एमसी नीचे उतरता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? अपनी ज़िंदगी नहीं बचाना चाहते हो? हाँ, अपनी ज़िंदगी बचाओ, मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मुझे वो आईना दे दो। तो वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना आईना देने के लिए तैयार हूँ, ये लो, मुझे मत मारो। वो अपना डिवाइन मिरर उसे दे देता है। हमारा एमसी उसे देखता है और बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने कम से कम थोड़ी अकल तो लगाई, चलो मैं अपनी बात पर अमल करूँगा, क्योंकि मैं एक देवपुत्र हूँ, इसलिए मैं अपनी बात ज़रूर मानूंगा और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जाने लग जाता है। यहाँ पे जुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तब भी उसके पास हिम्मत ही नहीं होती है, लेकिन तब भी वो गुस्सा किए जा रहा होता है। बेचारा बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बैठा हुआ होता है, उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद कोई ताले बजाते हुए आता है। सो ये कोई और नहीं होता बल्कि चालाक लोमड़ी किम होता है, जो कि बोलता है कि वाह क्या बात है, आज से काफ़ी साल पहले जो एक कूड़ा कचरा था पूरी तरीके से, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसे हर कोई बस परेशान करता रहता था, आज वो इतना ताकतवर हो गया है कि उसने 11 सन ऑफ गॉड
को भी हरा दिया। जुआन, क्या सोचा है तुमने? हाँ, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी है उस किंशु ने। वैसे मानना पड़ेगा मैंने एक बहुत ही अच्छा शो देखा। खैर, किंशु इस वक्त बहुत ताकतवर हो गया है। आज तक वो हमेशा कूड़ा कबाड़ा रहा है, लेकिन आज पहली बार उसने तुम्हें हरा दिया। जुआन, लेकिन आखिर उसके पास ऐसा किया कैसे? उसके पास कोई भी एनर्जी बची नहीं रह गई थी, लेकिन उसने न्यायुन के मोती के साथ तुम्हें हराया है। इसका मतलब है कि उसके पास उसकी खुद की कोई भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है। वो उसके पास आकर बैठता और बोलता है, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। मानना पड़ेगा कि उसने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है। उसके पास खुद की पावर नहीं है, लेकिन उसके इतनी सारी शक्तियों की चीज़ें हासिल कर ली है, डिवाइन पावर, क्यों किसी को भी अब हरा सकता है। खैर, तुम्हारी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय लग रही है देखने से। जुआन बोलता है कि क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हुए हो? हाँ, अगर तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो तो निकल जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया हूँ। हमारे बीच में इतना भी बुरा रिश्ता नहीं है, हम तो भाई भाई है ना। मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आ गया था। जुआन बोलता है कि अगर तुम मेरे जख्मों को भरने में मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। तुम मेरे जख्मों को भरने की जगह पर तुम मुझे यहाँ ताना मारने के लिए आए हुए हो। अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो ना यहाँ से, और अगर तुम मेरे जख्मों को भरने वाले हो तो मैं किंशु को मारने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, किसी भी कीमत पर मैं उसे खत्म करूंगा। तो किम बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपना एक काम पूरा करने के लिए आया हूँ। सो जुआन बोलता है कि क्या, कौन सा काम? आखिर तुम क्या करने वाले हो? लेकिन तभी वो अपने हाथ में ना कुछ पॉइजन को खून में लिया हुआ होता है और उस पर अटैक करता है और बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर गुड बाय करने आया हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि अब तुम्हारे पास कोई भी ताकत रह नहीं गई है। तुम्हारे पास खुद का डिवाइन मिरर भी नहीं, क्योंकि वो भी उसने किंशु ने ले लिया है। इसीलिए अब तुम एक साधारण इंसान हो, तो मेरी छोटी सी पॉइजन अटैक से भी तुम मर जाओगे। और होता भी ऐसा ही है, उसके पूरे के पूरे दिल में छेद कर देता है, इतना भयानक अटैक होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। आखिर क्यों तुमने ऐसा किया, यू चीटर। लेकिन वो अपना हाथ साफ करता है और बोलता है कि ये कोई पर्सनल बात नहीं है, प्लीज़ इसे पर्सनली मत लेना। मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया है। मैं वैसे भी ट्रबल खड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा गड़बड़ हो उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, तुमने किंशु से लड़ाई की और किंशु ने तुम्हें मारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है या फिर तुम्हारी जान भी चली जाती है तो इसमें नाम किसका आएगा? किंशु का। सीधी सी बात है। और उसके बदले में मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा भाई कम होंगे उतना ज़्यादा राजगद्दी का रास्ता आसान होगा। और वैसे भी हम सारे के सारे भाई तो राजगद्दी के लिए लड़ाई कर ही रहे हैं ना अंत में, तो एक दूसरे को मारने में इतनी कोई बहुत देरी तो नहीं करनी चाहिए। मैंने वैसे भी वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि किंशु बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है और अब जब तुम मर जाओगे तो उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि जेडी झील में किसी को भी मारना गैर कानूनी है और किंशु ने तुम्हें मार दिया है। इसीलिए सारे के सारे लोग किंशु को ही निशाना बनाएंगे और ये देखने में काफ़ी दिलचस्प लगेगा। वैसे भी सब कुछ बुलाना कितना मुश्किल होता है। खैर, लोगों को मारना इतना भी आसान काम नहीं है, लेकिन एक एक करके अगर जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, तुम्हारा जो नौकर था ना, उसे किंशु ने नहीं मारा था, उसे तो मारा था मैंने। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल जो तुम्हारा नौकर था उसे किंशु ने वास्तविकता में नहीं मारा हुआ था, बल्कि तुम्हारे नौकर को लालच देकर के मैंने किंशु के पास भेजा हुआ था। ये सारा का सारा किया कराया मेरा ही है। मैंने ये सारी चाल चली हुई थी जिसे मैंने किंशु के पास भेजा ताकि वो किंशु को मार सके, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसे एक पॉइजन की पिल भी दी थी, ये बता करके कि ये उसके लिए बड़ी ताकतवर पिल है जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगी और वो उसे बाद में किंशु को हराने के बाद खा सकता है एक रिवॉर्ड के तौर पर। लेकिन वो बहुत मूर्ख निकला। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने जो उसे जहर दिया था वो उसने पहले ही खा लिया और काम पूरा होने से पहले ही वो मर गया। खैर चलो, अब मेरा काम पूरा हो चुका है, अब तुम शांति से मर सकते हो। जुआन वहीं पर गिर जाता है और यहाँ पर किम उसे देखते हुए बोलता है कि चलो अच्छा है, कम से कम अब राजगद्दी के लिए हम सब एक दूसरे को अंत में जो लड़ने वाले थे वो लड़ाई शुरू हो ही गई है। और वैसे भी हम तो कब से एक दूसरे को मारने के लिए घात लगाए बैठे हुए थे। एक एक करके चलो अब सब मरते जा रहे हैं, देरी से ही सही पर मर तो जाएंगे। वो जाने हुए लग जाता है और जाते हुए बोलता है कि कितने साल हो गए हैं आखिरकार एक देवता के बेटे को मरे हुए। चलो कम से कम एक मारा तो सही, धीमी गति से ही सही, पर जल्दी जल्दी सारे के सारे मर जाएंगे तो कम से कम राजगद्दी पाने के लिए दावेदार थोड़ा कम हो जाएंगे। यहाँ पर हमें न्यायुन के मोती दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो की रिकॉर्डर की तरह काम करता है और सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड भी करता है। वो कहीं पे छुपा हुआ था क्योंकि हमारे एमसी ने पहले ही इसकी स्थिति को जांचने के लिए छुपा रखा था, क्योंकि वो जानता था यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए उसने जुआन को नहीं मारा था। सो तुरंत उड़ करके जाता है हमारे एमसी के पास और हमारा एमसी उसे देखता है और बोलता है कि चलो फाइनली ये आ ही गया।
ये न्याय उनका मोती बहुत ही काम का है। सचमुच में ये कोई खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। न केवल किसी का हमला किया जा सकता है, बल्कि किसी भी स्थिति को जानने के लिए उस स्थान पर छोड़ा जा सकता है, जिससे ये अपने अंदर के जितने भी ऑरा है उसे छुपा लेता है और दूसरों की स्थिति को देखता रहता है और उसे रिकॉर्ड करके मेरे तक भेज देता है। मुझे हमेशा से पता था कि पर्दे के पीछे कोई न कोई जरूर है जो ये सब कुछ कांड कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन है। इसलिए मैंने जुआन को जिंदा छोड़ा था, ताकि उसे मारने के लिए वो इंसान जरूर आएगा। और मुझे ये अंदाजा पहले से ही हो गया था कि किसी और का काम नहीं हो सकता है, बल्कि राजा बनने के लिए सारे के सारे सन ऑफ गॉड का ही हो सकता है। वो उस पर देखे जा रहा होता है और उस पर जितना भी देख रहा होता है उसमें पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि किम है, जिसने सारा का सारा कांड किया होता है। सो बोल रहा होता है कि अच्छा कि कोई और नहीं है बल्कि सन ऑफ गॉड, 7 सन ऑफ गॉड किम है, जो ये सारा का सारा खेल रच रहा है। मुझे लगा था ये काफ़ी शांत है। जितना इसके बारे में सुना था कि काफ़ी शांत है, उससे कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये ऊपर से तो शांत दिखता है लेकिन अंदर से चाले चल रहा है। यहाँ हमें टेम्पल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है देवताओं का जीवन ज्योति का मोती, यानी कि जितने भी 18 देवता हैं, ये उन सारे के सारे 18 देवताओं की स्पेल पिल है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा देवता कितना ताकतवर है, कौन क्या कर चुका है, कौन जिंदा है और कौन मार चुका है। ये उनकी लाइफ लाइन या फिर आप लाइफ पिल भी कह सकते हैं, जो कि 18 होते हैं। और उन्हीं में से एक होता है जुआन का भी पिल, जो कि पूरी तरीके से टूट रहा था और उसके अंदर की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी खत्म हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, जो कि मास्टर गुआन को भी पता चल जाता है, मास्टर वू को। वो तुरंत उड़ते हुए वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो 18 देवताओं की लाइफ लाइन है, ये सारी की सारी लाइफ लाइन चमक रही है, लेकिन इनमें से एक टूट चुका है। ये आखिर हो क्या रहा है? ये कौन है जो मर चुका है? ओ नो, लगता है ये 11 सन ऑफ गॉड है। क्या वो इतना जल्दी मर गया है? वो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आखिरकार ये राजगद्दी के लिए ये लड़ाई शुरू हो ही गई है? लेकिन इतना जल्दी शुरू हो गई है? ये सारे के सारे भाई आपस में लड़ाई से पहले ही लड़ना शुरू कर चुके हैं और अब ये एक दूसरे को मार मार करके अंत में राजा बनने के लिए लड़ाई करेंगे। यहाँ पे हमें किंशु को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे गुआन चिल्ला रहा होता है कि मास्टर मास्टर रुकिए। तो हमारा एमसी उस तरफ देखता है और बोलता है कि गाओशन तुम यहाँ पर? सो गाओशन बोलता है कि हाँ मास्टर, मैंने बाइजू को ढूंढ लिया। सो हमारा एमसी बोलता है कि अरे बाइजू ये क्या है? ये तुमने मुंह में अपने घूंघट क्यों खोल के रखा हुआ है? हाँ। सो बोलती है कि अरे ये तो बस एक मजाक की तरह है, मैंने ऐसे ही डाल लिया है। सो हमारा एमसी बोलता है कि क्या मजाक? क्या इसमें कोई मजा रह गया है? और तुम कहाँ भाग गए अचानक से? हाँ, तुम ये कहीं पर मत चले जाया करो, समझ में आया ना, बताए बिना बताए। सो बोलती है कि अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। वो क्या नहीं कि वो जो घूंघट है ना, मैं उसके लिए गई हुई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं इस घूंघट में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ? सो हमारे एमसी कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि हमारे एमसी को तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो बोलता है कि तुम बेवकूफ़ लग रही हो और बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर हमें जेडी हॉल के मुख्य हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआन बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे अभी अभी खबर मिली है कि यहाँ पर जो फेस्टिवल होने वाला है उसमें आड़ू के फल के साथ साथ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। यहाँ पर ग्रैंड इवेंट में हज़ारों साल से बंद जो इवेंट हो रहा है उसके पीछे का राज पता चला है, जहाँ पर किसी एक महान और बहुत ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति को चुना जाएगा, जो कि जेडी झील की लेडी सेंट के साथ नहाएगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या नहाना, वो भी साथ में? क्या लिटिल किंगर के साथ कोई नहाने वाला है? कौन नहाने वाला है, मुझे बताओ। सो गाओशन बोलता है कि अरे नहीं नहीं मास्टर, अरे नहाने का मतलब वो वाला नहाना नहीं, आप जो सोच रहे हैं ना वो गलत है। दरअसल ये जो जेडी झील है ना, ये उसकी एक बहुत ही खास तरह की परंपरा है, जहाँ पर जितनी भी सेंट हैं वो जब एक बार बड़ी हो जाती हैं, तब जब वो यंग हो जाती है तो उनके लिए एक आदमी को चुना जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी हो, और तो और वो हेवन का कोई साथी भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति ही उनके साथ रूटलेस पूल में जा कर के नहाता है और वहाँ जाने के बाद से वो एक बहुत ही खास तरह के रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। वो जल बहुत ही खास तरह का रहस्यमय है और बहुत स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, जहाँ पर एक सेंट किसी भी एक व्यक्ति के साथ से स्नान करती हैं, इसलिए उन्हें यिन और यान के संतुलन की आवश्यकता होती है। यिन यानी लड़की और यान में मतलब लड़का, इसीलिए उनका संतुलन बनाए रखने के लिए एक पुरुष को उसके साथ लेडी सेंट के साथ नहाना और वहां पर कल्टीवेट करने की जरूरत होती है। अब क्योंकि वहां की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एक अकेली लेडी सेंट इसे सह नहीं कर सकती है, इसीलिए उस रूटलेस पूल में एक लड़के को भी रखा जाता है ताकि वो लेडी सेंट के साथ वहां पर कल्टीवेट कर सके। और पूरी तरीके से जब वहां पर वो कल्टीवेट कर लेते हैं तब लेडी सेंट बाहर आती है और वो पूरी तरीके से बदल जाती है, वो बेहद शानदार बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। इसके अलावा जब उसका परिवर्तन हो जाता है तब वो लेडी सेंट के बाद एक उसे परी की उपाधि मिल जाती है। और इसी परंपरा का
एक महान लाभ भी है, जिससे उस व्यक्ति का कल्टीवेशन लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। उस व्यक्ति के लिए उतना ही अच्छा है जितना लेडी सेंट के लिए चुना गया है। और तो और वो व्यक्ति का भी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो उनके साथ नहाएगा। इसके अलावा मैंने ये भी सुना हुआ है कि जो भी व्यक्ति उस सेंट के साथ नहाता है और उसके साथ कल्टीवेशन करता है, लेडी सेंट उनके साथ से प्यार करने लग जाती हैं। ये उस समय की बात है जब परी बिक्सी की प्रेम में फंस चुकी थी एंशियंट गेट के एक मास्टर के साथ, क्योंकि उन्होंने उसके साथ स्नान किया था और साथ में कल्टीवेशन भी किया हुआ था रूटलेस पूल पर। फिर उसके बाद से उनकी बाइबल छीन के चली गई और भाग गई। इसके कारण जेडी झील में ये ग्रैंड फेस्टिवल होना बंद हो गया और सैकड़ों सालों बाद जब बाइबल वापस मिली तो फिर उसके बाद से ये फेस्टिवल होना हो चुका है वापस से। तो हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, तो अब मैं इसे पूरी तरीके से समझ रहा हूँ कि आखिर पूरी की पूरी कहानी है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि लिटिल किंगर को मुझे साथ नहाना होगा, तब कहीं जाकर के वो मुझसे प्यार करने लगेगी और किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं छीना जा सकता है, इसीलिए उसे प्यार करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही होगा, है ना। तो गाओशन बोलता है कि मास्टर आप तो उल्टा ही समझते हैं। हमारा एमसी पता नहीं क्या ही समझ बैठा, उसके कुछ और कहने का मतलब था। तभी पीछे से कोई बोलता है कि गाओशन और किंशु क्या ये तुम ही हो। दोनों देखते हैं कि आखिर कौन चला रहा है। तो कोई और नहीं होता है बल्कि प्रिंस यान और उसके साथ साथ जितने भी लोग आए हुए होते हैं सारे के सारे। सो वो बोलता है गाओशिन की अरे ये क्या है, 7th प्रिंस मून डायनेस्टी के और उनके साथ साथ इतने सारे लोग, मुझे इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं मास्टर। इसके अलावा 7th प्रिंस के हाथ में उस तरीके की ताकत और इतना गुस्सा, ऐसा लगता है कि हमें उनके हाथ से बहुत बड़ी मुसीबत सहनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके साथ प्रिंस लिन भी आए हुए हैं जो कि उनके बगल में है। ये बहुत ही ज़्यादा खास तरह के प्राचीन ड्रैगन एलिफेंट के साम्राज्य से आए हुए हैं और ये बहुत ताकतवर हैं। मैंने सुना है कि 9th प्रिंसेस वडोना को ये पसंद करते थे और प्रेजेंट टाइम पर वो आपकी सर्वेंट है। तो मेरे ख्याल से शायद तक ये यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हुए हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है मास्टर, प्लीज़ बच कर के रहिए।